ये जो रेरा जो है वो सिर्फ आपको आपके लिए 5 पॉइंट याद रखने की जरूरत है, राइट। उसको मैंने समअप किया हूँ किस तरह से। आप सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मली, जनरली सब लोग? 7 बजे, परफेक्ट। और शाम को 7 बजे तक हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, घर पे आ जाते हैं। तो 7 से लेके 7 तक, ठीक है। सेक्शन 7 जो महारेरा का है वो आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है कि जब हम वो बिल्डर जब कोई चीज बेचता है, राइट, तो हमको सपने दिखाता है, लुभावने ब्रोचर दिखाता है कि इसमें हेल्थ क्लब आएगा, इसमें स्विमिंग पूल आएगा, डेट ऑफ पोजीशन। उसको मालूम है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, फिर भी बोलेगा मैं साल भर में तुम्हारे को डेट ऑफ पोजीशन देगा, वो सब ब्रोचर में लिखा देता है। फिर जो एरिया आपको बताएगा उससे वो एरिया थोड़ा कम देगा आपको, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। तो वो सेक्शन 7 है। और मैं ही एक आदमी हूँ जो रेरा में जो प्रैक्टिस करता हूँ, वो सेक्शन 7 के लिए इम्पोज करता है जज को। फिर मैं यहाँ तक आता हूँ कि भाई वो सेक्शन 7 के अंदर क्या होगा, उसका रिवोकेशन होगा बिल्डर का, या तो उसको 5% ऑफ द बिल्डर जो उसका प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसकी पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। फिर जज को मैं बोलता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उसको पेनल्टी हो गई। मेरे जो क्लाइंट है, जो कंप्लेनेंट है, होम बायर है, उसको जस्टिस मिलेगा, आई एम मोर देन हैप्पी। फिर वो पूछता है यू आर नॉट प्रेसिंग फॉर सेक्शन 7, बोला नहीं, मेरे क्लाइंट को आप दे दो, जो भी उसका बेनिफिट है उसको दे दो, बिकॉज बिल्डर को पिनलाइज करके मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है, या होम बायर को फायदा नहीं होने वाला है। सो व्हाट आई वांट इज द जस्टिस फॉर द होम बायर। तो एक सेक्शन 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला आपको शुरू करना है। फिर आता है हम दोपहर को 12 बजे खाना खाते कि नहीं, तो 12 सेक्शन 12। सेक्शन 12 का ये है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं लोग, बिल्डर लोग, राइट। आप उसका फोटो दे दो, अगर होर्डिंग में उसने कोई डेट डाला है, पोजीशन डेट, और वो पोजीशन डेट के हिसाब से हमें पोजीशन नहीं देता है, तो वो हमें होर्डिंग का जो फोटो है या पेपर में एडवर्टीजमेंट है वो हमें काम में आता है। जो भी वो एडवर्टाइज करता है, ब्रोचर करता है, वो हमें काम में आता है। तो वो एक उसका फोटो देना है हमें। और इस सेक्शन 12 में अगर उसने हमें कोई चीज प्रॉमिस किया है, कोई भी चीज राइटिंग में या पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट में, अगर वो हमें नहीं देता है तो भी हम रेरा में उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर को हम जहां कहीं पे भी काम करते हैं तो एक कप चाय पीते हैं, तो इंग्लिश में 2 बजे को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अगर इंग्लिश में अगर ये देखते हैं टाइम, तो कितना आता है? 14, परफेक्ट। तो ये आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंदर बिल्डर ने जो भी प्लान बनाया है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता है जब तक हमारी कंसेंट नहीं लेता है। आप समझे मेरी बात? अगर उसने आपको दिया है कि 600 स्क्वायर फीट का मैं फ्लैट दूंगा, फिर अगर उसको FSI ज्यादा मिल गया, वो भी बोलता अभी 600 नहीं, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, तो आपको 100 स्क्वायर फीट ज्यादा देना पड़ेगा पैसा उसका। या वो बोलेगा नहीं, अभी प्लान में 600 स्क्वायर फीट नहीं बैठता है, मेरे को 500 स्क्वायर फीट ही मिलेगा तुमको। लेकिन वो BMC के अंदर अमेंडेड प्लान जब तक हमारी सहमति नहीं है, जिसको कंसेंट लेटर बोलते हैं, जब तक हमारा कंसेंट नहीं है, BMC ऑल्सो कैन नॉट चेंज द प्लान। जो अप्रूव्ड प्लान उसने आपको दिखाया है डे 1 में, वही प्लान से उसको काम करना है, उसमें वो कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकता। तो ये हो गया सेक्शन 14। अभी 6 बजे हम क्या करते हैं, कहीं भी हो घर के लिए निकलते, तो इंग्लिश क्लॉक में उसका क्या आएगा? 18। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 18। सेक्शन 18 है कि अगर बिल्डर हमें पोजीशन नहीं देता है टाइम पे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, हम वो प्रोजेक्ट में से एग्जिट करें, तो जितना भी पैसा हमने डाला है वो पैसे के ऊपर हमको जो SBI का वो टाइम पे लैंडिंग रेट रहेगा, जैसा आज की तारीख में SBI का लैंडिंग रेट है 8.5,
10.5%, उस पे 2% ऐड होगा तो कितना होगा 10.5। तो वो अमाउंट, और जो दिन से आपने पैसा दिया है, समझो आपने 1 लाख रुपया 2011 में दिया है, तो 2011 से लेके 2018 तक वो 1 लाख के ऊपर आपको 10.5% इंटरेस्ट मिलेगा। समझो आपने 2012 में फिर उसको 2 लाख रुपया दिया है, तो 2012 से लेके 2018 तक आपको वो 2 लाख में भी 10.5% मिलेगा इंटरेस्ट। यानी जो दिन से आपने उसको पैसा दिया है, जब तक वो पैसा नहीं देता है तब तक उसको 10.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 2% फ्रॉम द SBI लैंडिंग रेट, उतना आपको बढ़ोतरी करके मिलेगा, प्लस कंपनसेशन मिलेगा। अभी कंपनसेशन का जो है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस तरह से इंटरेस्ट का है वो जो एजुकेटिंग ऑफिसर रहता है, जिसको हम लोग जज बोलते हैं रेरा का, वो डिसाइड करता है कि आपको कंपनसेशन कितना देना है। 20,000 से लेके 5 लाख तक के कॉम्पनसेशन दिए हुए हैं, अगर आप रेरा की वेबसाइट पे जाओगे तो ऑर्डर में, बट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एजुकेटिंग ऑफिसर और द जज हु इज सिटिंग देयर कि भाई इनको कितना कॉम्पनसेशन देना है, बट इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम फिक्स है। लेकिन मैं सब लोग को ये बोलता हूँ, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप वो प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करो, और जो डिले हुआ है, समझो अभी उसने अगर बोला है कि मैं 2016 में मैं आपको पोजीशन दूंगा, अगर वो एग्रीमेंट के अंदर वो स्पेसिफाइड है पोजीशन डेट, और वो 2020 में आपको पोजीशन देता है, तो कितना हुआ 2016 से लेके 2020 तक 4 साल, तो 4 साल का आपको वो इंटरेस्ट देगा बिल्डर। बात समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जुटाए हैं, और कंस्ट्रक्शन अगर 50%, 60% है, हाफ पे है, तो आप वो प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करो और आप बिल्डर से वो इंटरेस्ट लो, तो आपका जो परचेज प्राइस है फ्लैट का वो कम हो जाएगा, और जब वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा, कंप्लीट होगा, तो उसका भाव कितना होगा, मोर देन डबल, प्लस आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका बेनिफिट इसके अंदर है कि आप सेक्शन 18 के अंदर इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग, यानी प्रोजेक्ट से आप बाहर निकलने की जगह आप प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करो, और उनको बोलो कि भाई जो डिले पोजीशन है फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट से लेके एक्चुअल पोजीशन विद ओसी, विदाउट ओसी हमें पोजीशन नहीं लेना है। तो जब तक उसका ओसी नहीं आता है तब तक वो आपको इंटरेस्ट देगा। और समझो आपने 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया है, 1 करोड़ आपने दे दिया है, 50 लाख उसको देने का है, तो आप ये कर सकते हो कि जो मुझे 50 लाख देने का है, वो जो मेरे को इंटरेस्ट बिल्डर देने वाला है, उसमें मैं सेट ऑफ करने को तैयार हूँ। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा, आपको घर भी मिलेगा, और आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग को अगर कोई इमरजेंसी है, समझो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या लड़का या लड़की बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है और उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो उसको एग्जिट करके अपना जो इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन है वो ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वो इमरजेंसी नहीं है, तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप वो प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करें। अभी आज डे है हम लास्ट 7 से लेके 7 तक, तो वो क्या होगा 19। तो सेक्शन 19 जो है वो है राइट ऑफ एलओटी। एलओटी यानी जो होम बायर है, जो परचेसर है, जिसने फ्लैट खरीदा है, उसका जो राइट है, उसका राइट ये है कि जिस तरह से बिल्डर अगर डिले करता है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, इसी तरह से अगर हमारा इंस्टॉलमेंट लेट हो जाता है तो हमें भी जो बिल्डर को हम इंटरेस्ट लेते हैं वही इंटरेस्ट बिल्डर को देने का है। नॉट अगर उसने लिखा है कि डिले हो जाएगा तो मैं 18% लूंगा, 24% इंटरेस्ट लूंगा, नहीं। बोफा में वो एकदम क्लैरिटी दिया हुआ है कि जो एसबीआई का लैंडिंग रेट है प्लस 2%, या तो बिल्डर डिले करना है तो वो भरेगा, या तो हम जैसे अगर फ्लैट बायर होम परचेसर डिले करते हैं तो हम भी बिल्डर को उतना देंगे। तो हमारे राइट ऑफ एलओटी भी काफी सारे स्पेसिफाइड है। और अभी दूसरी और अच्छी बात करता हूँ रेरा की, कि पहले क्या होता था, हम बिल्डर को पैसे दे देते थे, फिर हम बिल्डर के पीछे भागते थे कि भाई एग्रीमेंट कर, रजिस्टर्ड कर। तो रेरा में उसका एकदम क्लैरिटी है
कि 10% से अगर वो 1% भी ज्यादा पैसा लेता है तो he has to execute the agreement for sale and get it registered. So without registration वो आपसे 10% से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है, राइट? और जिस दिन उसका 51% सेल हो गया यूनिट का, अगर 100 समझो वो बिल्डिंग के अंदर 100 रूम है या 100 फ्लैट है और उसने 51वां फ्लैट वाला भी उसने बुक कर दिया, तो it is compulsory for the builder to get the society registered. आप देखोगे बोरीवली से लेके चर्चगेट तक और अपना कुर्ला से लेके वीटी तक या मुलुक थाना से लेके वीटी तक आप देखोगे कई सोसाइटी बिल्डर ने बनाई है, लेकिन अभी तक उसने रजिस्टर्ड नहीं किया। कन्वेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी भी उसने अपने हाथ में रखा है। तो रेरा ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई यू आर जस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर, जैसा 51% फ्लैट का सेल हो गया, इमीडिएटली विद इन 3 months यू हैव टू फॉर्म द सोसाइटी। और सोसाइटी फॉर्म हो गई तो बिल्डिंग और जो लैंड है इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, नॉट टू द बिल्डर। और कन्वेंस का भी दिया हुआ है कि जिस तरह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आता है जो दिन उसको 3 महीने के अंदर उसको कन्वेंस करके भी देना है। भाई मोफा में था लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, नहीं किया। आप इमीडिएटली रेरा में जाओ, 5,000 रुपया भरो, आपका 3 या 4 महीना मैक्सिमम आपको ऑर्डर आ जाएगा और उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि रेरा में अगर ऑर्डर रेरा वाले ने दे दिया और बिल्डर फिर भी पैसा नहीं दिया तो रेरा के पास अथॉरिटी है तहसीलदार और कलेक्टर को लेटर लिख के डायरेक्शन देने के लिए कि बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच करो, उसको बेचो, देने के लिए कि बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच करो, उसको बेचो और पैसा होम बायर को दो। और अगर वो अभी रेरा में जाने के बाद में उसको अगर कोई भी तकलीफ है, समझो या होम बायर को तकलीफ है या बिल्डर को तकलीफ है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, जो ऑर्डर पास हुआ है वो या तो होम बायर को पसंद नहीं है या बिल्डर को पसंद नहीं है, तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अगर बिल्डर एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाता है और रेरा ने अगर बोला है कि भाई 1 करोड़ रुपया ये फ्लैट बायर या होम बायर को देना है, तो जब वहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल में हियरिंग होगा तो फर्स्ट डे जज बोलेगा, डिसाइड करेगा मिनिमम 30%, अगर 1 करोड़ का है तो 30 लाख रुपया उसको पहला कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, 30 लाख से लेके 50 लाख तक, 30% 50% डिपेंड अपॉन वो टाइम पे किस तरह से आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों के तरफ से किस तरह से आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होता है जज के तरफ। तो जब तक वो पैसा भरेगा नहीं उसका अपील एडमिट ही नहीं होगा। अगर वो पैसा नहीं भरता है तो वहीं के वहीं उसकी अपील डिसमिस हो जाएगी। और एपेलेट ट्रिब्यूनल में 3 से 4 हियरिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 4 हियरिंग, ये तो 3rd हियरिंग में ही आ जाता है। फर्स्ट हियरिंग में उसको पैसा भरने को बोलेंगे, सेकेंड हियरिंग में वो दिखाएगा कि पैसा भरा है, आर्ग्यूमेंट होगा। मैंने बहुत से टाइम में देखा कि सेकेंड हियरिंग में एपेलेट ट्रिब्यूनल में फैसला आ जाता है, कहीं पे चलता है कि एक आधी रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, तो 3 से 4 वीक के अंदर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो रेरा एक्ट है वो बहुत अच्छा एक्ट है, उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी कमी है जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ कि आप देखोगे 80% ऑफ द डेवलपमेंट जो हो रहा है वो या तो रीडेवलपमेंट हो रहा है या एसआरए का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन रेरा में अभी जो है कि जिसने फ्लैट खरीदा है उसको रेरा एक्ट ट्रेन करती है। एक्सिस्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी या तो एक्सिस्टिंग स्लम डवेलर के लिए रेरा के अंदर अभी तक कोई रिलीफ मिली नहीं है। तो हमारी वो फाइट जारी है कि जो 80% लोग जो है, जैसा रिहेबिलिटेशन जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है या सेस की है या प्राइवेट है या माडा की है या स्लम में जाते हैं, तो एक्सिस्टिंग मेंबर के लिए भी रेरा आना चाहिए, क्योंकि हमें हाई कोर्ट में और सिटी सिविल कोर्ट में काफी टाइम लगता है और काफी पैसा खर्चा होता है। तो ये आ जाएगा तो ऑलमोस्ट मुंबई का 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रेरा जिस गति से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो जो गंदगी है, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, जो चीटर बिल्डर है, वो सब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे और अच्छे गिने चुने बिल्डर ही ये काम में देंगे। और ताकि जिस तरह से सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को, इस तरह से हमारे भी रियल एस्टेट को रेगुलेट करें। धन्यवाद।